नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बंक बख्शी और आप देख रहे हो वो चैनल जहां हर रात अंधेरे के साथ खौफ, राज और पुरस्कार कहानियां जिंदा होती हैं। अगर आपको भी उन कहानियों का शौक है जो दिल की धड़कन तेज कर दें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब बिना किसी देर के आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर अयान फारूक। मैं एक आम सा डॉक्टर हूँ। लोगों का इलाज करता हूँ, जख्मों पर मरहम रखता हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी उस दिन बदल गई जब मैं डिटेक्टिव साद कुरैशी के साथ रहने लगा। साद कुरैशी एक ऐसा शख्स जिसके दिमाग की गहराइयों को समझना मेरे लिए हमेशा एक इम्तिहान रहा। उसकी आंखों में अक्सर एक अजीब सी चमक होती थी, जैसे वो चीज़ें देख लेता हो जो आम इंसान की नज़र से छुपी होती हैं। ये कहानी उस दिन की है जब हमारे सामने एक ऐसा राज आया जिसने मेरे दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों पैदा कर दिए। वो दिन था 25 मार्च 1899। हाँ, मुझे ये तारीख आज भी याद है। इसलिए नहीं कि वो कोई आम दिन था, बल्कि इसलिए कि उस सुबह लाहौर की घनी धुंध में कुछ ऐसा छुपा था जो मेरी ज़िंदगी भर मेरा पीछा करता रहा। सुबह का वक्त था। मैं अनारकली के करीब एक पुराने से मकान के कमरे में नश्ते की मेज़ पर बैठा हुआ था। बेगम हमीदा, जो हमारी देखभाल करती थी, चाय और टोस्ट रखकर चली गई थीं। लेकिन मेरा ध्यान नश्ते पर बिल्कुल भी नहीं था। मेरी नज़र उस शख्स पर थी जो मेरे बिल्कुल सामने बैठा था, साद कुरैशी। उसका पाइप उसके होठों के दरमियान था। वो खामोशी से खिड़की के बाहर देखे जा रहा था। बाहर लाहौर की गलियां धुंध के समंदर में डूबी हुई थीं। गाड़ियों की आवाज़ें दूर कहीं गुम हो रही थीं, जैसे शहर सांस लेना भूल गया हो। साद की आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ तब आती थी जब उसका दिमाग किसी गहरी पहेली में उलझ चुका होता था। मैंने खामोशी तोड़ी। साद, आज तुम कुछ ज़्यादा ही चुप हो। क्या कोई नया केस दिमाग में चल रहा है? उसने धीरे से पाइप होठों से हटाया। हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। अयान, उसने कहा, तुम हमेशा जल्दी नतीजा निकालने की कोशिश करते हो। फिर उसने खिड़की से नज़र हटाए बगैर कहा, थोड़ा सब्र रखो। मुझे लगता है आज का दिन हमारे लिए कुछ खास लेकर आने वाला है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा यकीन था। मैं उस यकीन को पहचानता था और मुझे पता था जब साद कुरैशी ऐसे बात करता है तो उसकी बात कभी खाली नहीं जाती। मैंने चाय का एक घूंट लिया और इंतज़ार करने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बेगम हमीदा ने दरवाज़ा खोला और एक अजनबी शख्स को अंदर ले आई। वो शख्स लंबा और दुबला पतला था, नाक पर चश्मा, हाथ में एक पुरानी सी लाठी। उसके कपड़े साफ थे, लेकिन उनमें देहाती इलाकों की सादगी झलक रही थी। उसकी आंखों में थकान थी और उससे भी ज़्यादा खौफ। उसने हल्का सा झुककर कहा, मेरा नाम है डॉक्टर जमील मुख्तार। मैं इंटीरियर सिंध के एक इलाके से आया हूँ। डिटेक्टिव साद, मुझे आपकी मदद चाहिए। उसकी आवाज़ लरज़ रही थी। एक बहुत बड़ा खतरा हम सबके सर पर मंडला रहा है और मुझे नहीं पता कि मैं उसे कैसे रोकूं। साद ने उसे बैठने का इशारा किया। मैंने अपनी कुर्सी करीब खींच ली और गौर से सुनने लगा। डॉक्टर जमील ने अपनी जेब से एक पुराना पीला पड़ चुका कागज़ निकाला और मेज़ पर रख दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे वो सिर्फ कागज़ नहीं बल्कि अपना डर हमारे सामने रख रहा हो। ये, उसने धीमी आवाज़ में कहा, मुख्तार ख़ानदान की तारीख़ है। फिर एक लम्हा रुक कर बोला, और इसके साथ एक भयानक लानत भी जुड़ी हुई है। मैंने कागज़ की तरफ देखा। लिखावट बहुत पुरानी थी, शायद 100 या 150 साल पुरानी। कागज़ के किनारे फटे हुए थे और स्याही वक्त के साथ फीकी पड़ चुकी थी। डॉक्टर जमील ने कहानी शुरू की। उसकी आवाज़ में अजीब सा दबाव था, जैसे हर लफ्ज़ बोलने से पहले वो अपनी सांस को तौल रहा हो। ये ख़ानदान, उसने कहा, सिंध के एक वीरान दलदली इलाके में रहता था। बहुत साल पहले इस ख़ानदान में हारिस मुख्तार नाम का एक आदमी था, जालिम, बदकिरदार और शिकार का शौकीन। एक रात डॉक्टर जमील बोलता रहा, उसने एक गरीब लड़की को तंग किया। लड़की जब अपनी जान बचाने के लिए भागी तो हारिस मुख्तार ने अपने शिकारी कुत्तों के साथ उसका पीछा शुरू कर दिया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो आज तक किसी को समझ नहीं आया। उसकी आवाज़ और धीमी हो गई। सुबह जब लोग वहाँ पहुँचे तो लड़की और हारिस मुख्तार दोनों मुर्दा पाए गए, लेकिन हारिस का चेहरा डॉक्टर जमील का गला भराया। इस तरह बिगड़ा हुआ था जैसे उसने अपनी आखिरी सांस में कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसानी जहन बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। जैसे उसने मरने से पहले कुछ बहुत ही भयानक देख लिया हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर जमील ने धीमी आवाज में कहा, उसी रात उस दलदली इलाके के करीब कुछ लोगों ने एक बहुत बड़ा कुत्ता देखा। ऐसा कुत्ता जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसकी भौंक, डॉक्टर जमील रुक गया।
रात के सन्नाटे को चीर देती थी। तब से ये माना जाता है कि वो कुत्ता मुख्तार खानदान के हर फर्द को एक एक करके मारने के लिए लानतज़दा है। ये सुनकर मैंने अपनी सांस रोक ली। मेरे जहन में उस कुत्ते की तस्वीर बनने लगी, उसके चमकते दांत, उसके भारी कदम और वो भौंक जो रूह तक को हिला दे। लेकिन साद कुरैशी अभी भी बिल्कुल पुरसुकून था। उसने आराम से पाइप चलाया और डॉक्टर जमील की तरफ देखा। डॉक्टर जमील, उसने कहा, ये पुरानी कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है, लेकिन आप ये सब आज हमारे पास क्यों लाए हैं? डॉक्टर जमील ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। इसलिए उसने कहा कि ये लानत अब हकीकत बनती जा रही है। सर खालिद मुख्तार, उसने बताया, जो इस खानदान के आखिरी बुजुर्ग और सरबराह थे, वो कुछ हफ्ते पहले इंतहाई अजीब हालात में इंतकाल कर गए। उसने हमें बताया कि सर खालिद असल में बहुत अच्छे इंसान थे। वो अपनी पुरानी हवेली मुख्तार हवेली में रहते थे, जो उस दलदल के बिल्कुल पास थी। उनकी आदत थी कि हर रात अपने बाग में टहलना। उनकी सेहत ठीक थी, जिंदगी से मुतमईन थे। लेकिन एक रात कुछ गलत हो गया। अगली सुबह उनकी लाश बाग के बीच ज़मीन पर पड़ी मिली। उनके चेहरे पर डर की ऐसी लकीर थी जैसे उन्होंने मरने से पहले किसी चीज़ को देख लिया हो जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उनके करीब ज़मीन पर कुछ बहुत बड़े और अजीब निशान थे, बिल्कुल जैसे किसी बहुत बड़े जानवर के पंजे। डॉक्टर्स ने कहा कि मौत दिल के दौरे से हुई, लेकिन डॉक्टर जमील का यकीन था कि ये कोई सादी मौत नहीं थी। मैंने खुद वो निशान देखे हैं, उसने कहा। साद साहब, वो निशान इंसान के नहीं थे। और उस रात उसकी आवाज़ कांप गई। दलदल की तरफ से लोगों ने एक खौफनाक भौंक सुनी थी। मैंने साद की तरफ देखा। उसकी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गई थीं, जैसे वो पहले ही इस राज के टुकड़े जोड़ने लगा हो। उसकी उंगलियां पाइप पर धीमी धीमी चल रही थीं। डॉक्टर जमील ने बात आगे बढ़ाई। अब उसने कहा, सर खालिद का भतीजा सर हमजा मुख्तार कनाडा से वापस आ रहा है। वो ही इस जायदाद का नया मालिक होगा। वो कल लाहौर पहुंच रहा है। उसने साद की आंखों में देखा। लेकिन मुझे डर है, उसने कहा, कि वो भी इस लानत का शिकार बन सकता है। साद साहब, क्या आप उसकी हिफाजत कर सकते हैं? साद कुछ लम्हों तक खामोश रहा। फिर अचानक उसने सवाल किया, डॉक्टर जमील, ये लाठी जो आपके हाथ में है, इसके बारे में बताइए। डॉक्टर जमील थोड़ा सा चौंक गया। ये सर खालिद की थी, उसने जवाब दिया। उनकी मौत के बाद मुझे मिली। मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। साद ने लाठी अपने हाथ में ली और गौर से देखा। उस पर छोटे छोटे निशान थे, बिल्कुल जैसे किसी ने दांतों से उसे पकड़ने की कोशिश की हो। दिलचस्प, साद ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में अजीब सा जोश था। उसने लाठी वापस देते हुए कहा, आपने बिल्कुल ठीक किया जो यहाँ आए। हम कल सर हमजा से मिलेंगे। तब तक मैं इस मामले पर गहरी सोच करूँगा। डॉक्टर जमील ने राहत की सांस ली, हमें शुक्रिया अदा किया और चला गया। कमरे में अब सिर्फ मैं और साद रह गए थे। साद ने पाइप फिर से जलाया और कहा, अयान, ये केस बिल्कुल भी सादा नहीं है। या तो वाकई एक ऐसा कुत्ता है जो सदियों से लोगों को मार रहा है, या फिर कोई बहुत चालाक दिमाग इस पुरानी कहानी का फायदा उठा रहा है। हमें सच तक पहुंचना ही होगा। उस रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा रहा, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरे जहन में वही भयानक कुत्ता घूम रहा था, उसकी चमकती आंखें, उसके भारी पंजे और वो भौंक जो दलदल के सन्नाटे को चीर देती थी। मैं सोचता रहा, क्या वाकई कोई गैबी ताकत मुख्तार खानदान को खत्म करना चाहती है, या फिर साद ठीक कह रहा है कि इसके पीछे कोई जिंदा सांस लेता दिमाग छुपा हुआ है। अगला दिन करीब आ रहा था और मुझे पता था ये राज हमें एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाला है। लेकिन साद कुरैशी के साथ मैं तैयार था, क्योंकि उसके साथ हर पहेली सिर्फ एक सवाल नहीं होती और हर खतरा एक नया अंधेरा दरवाजा होता है। सबक। मेरा नाम है डॉक्टर अयान फारूक और ये कहानी उस वक्त की है जब मैं डिटेक्टिव साद कुरैशी के साथ एक ऐसे राज में फंस चुका था जो हर पल मेरे दिल को हिला कर रख देता था। डॉक्टर जमील मुख्तार के जाने के बाद मैं और साद अगले दिन की तैयारी में लग गए। सर हमजा मुख्तार अगले दिन लाहौर पहुंचने वाले थे और हमें उनसे मिलना था। लेकिन उस रात मेरे जहन में सिर्फ वही भयानक कुत्ता घूमता रहा जिसका जिक्र डॉक्टर जमील ने किया था। उसकी चमकती आंखें, उसकी खौफनाक भौंक। आखिर मैंने साद से पूछ ही लिया, साद, क्या तुम वाकई इस लानत पर यकीन करते हो? साद ने हल्की सी हंसी हंसी।
आयान, उसने कहा, मैं सिर्फ फैक्ट्स पर यकीन करता हूँ और अभी हमारे पास फैक्ट्स कम और कहानियाँ ज़्यादा हैं। अगली सुबह हम अनारकली से निकलकर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़े। शहर की गलियों पर अभी भी धुंध छाई हुई थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सीधा मेरी हड्डियों तक उतर रही थी। स्टेशन पर पहुंचते ही मेरी नज़र एक शख्स पर पड़ी, सर हमजा मुख्तार। वो लंबा, मजबूत जिस्म वाला आदमी था। चेहरे पर परदेस की खुली हवा का असर साफ नजर आता था। सियाह बाल, भूरी आंखें और एक ऐसी शख्सियत जो हिम्मत और हौसले की पहचान लगती थी। उसने हमें देखा और मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। डॉक्टर अयान, डिटेक्टिव साद, उसने कहा, आप दोनों से मिलकर खुशी हुई। डॉक्टर जमील ने आप दोनों के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन साद ने मुसाफा से पहले ही एक अजीब सवाल कर दिया, सर हमजा, क्या आपको आज सुबह कोई चिट्ठी मिली? सर हमजा थोड़ा सा चौंक गया। उसने अपनी जेब से एक मुड़ा तुड़ा कागज़ निकाला। जी हाँ, उसने कहा, मेरे होटल के कमरे में मिली, लेकिन ये बहुत अजीब है। मैंने वो चिट्ठी देखी। उस पर अखबार से काटे हुए लफ्ज़ चिपकाए गए थे, सिर्फ 2 जुमले, दलदल से दूर रहो। साद ने चिट्ठी को गौर से देखा, फिर धीरे से बोला, ये एक वार्निंग है, कोई नहीं चाहता कि आप मुख्तार हवेली जाएं। मैंने सर हमजा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर पल भर के लिए डर की परछाई आई, लेकिन अगले ही लम्हे उसने सीधा खड़े होकर कहा, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, ये मेरी जायदाद है और मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। साद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बहुत खूब, लेकिन मुझे फ़िलहाल लाहौर में कुछ ज़रूरी काम है। अयान, तुम सर हमजा के साथ इंटीरियर सिंध जाओगे, हर छोटी बात मुझे बताते रहना। मैं थोड़ा सा हैरान हुआ। साद का इस तरह पीछे रहना अजीब लग रहा था, लेकिन मैं उसकी सोच पर भरोसा करता था। ट्रेन में मैं, सर हमजा और डॉक्टर जमील एक ही कंपार्टमेंट में थे। खिड़की के बाहर का मंजर आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा था। शहर की भीड़ भाड़ पीछे रह गई। सामने हरी भरी खेतियाँ और खुले मैदान आने लगे। लेकिन जैसे ही हम इंटीरियर सिंध के करीब पहुँचे, मौसम बदलने लगा। आसमान पर काले बादल छा गए। हवा में एक अजीब सी नमी थी जो कपड़ों के अंदर तक घुस रही थी। सर हमजा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, ये जगह मेरे लिए बिल्कुल नई है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है जो मुझे बेचैन कर रहा है। ट्रेन ग्रिम्पिन जंक्शन पर रुक गई। जैसे ही हम बाहर निकले, ठंडी हवा सीधा चेहरे से टकराई। चारों तरफ दलदली ज़मीन थी, दूर दूर तक सिर्फ वीरानी और खामोश मैदान। डॉक्टर जमील ने कहा, यहाँ से मुख्तार हवेली ज़्यादा दूर नहीं, एक घोड़ा गाड़ी हमें ले जाएगी। तभी एक घोड़ा गाड़ी हमारे पास आया। उसका नाम था बशीर मीर, मुख्तार हवेली का पुराना नौकर। लंबा कद, गहरी रंगत और घनी दाढ़ी जो उसे और भी पुरस्कार बना रही थी। उसने सर हमजा को देखा और झुककर कहा, खुश आमदीद सर, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। गाड़ी में बैठते ही हम उस सुनसान रास्ते पर चल पड़े। हवा में दलदल की तीखी बू थी। दरख्तों की शाखें अंधेरे में अजीबो गरीब साए बना रही थी। मैंने बशीर मीर से पूछा, यहाँ क्या वाकई कोई ऐसा कुत्ता है जो लोगों को मार देता है? बशीर मीर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहना सा डर था। लोग बहुत कुछ कहते हैं सर, उसने धीरे से कहा। मैंने खुद कुछ नहीं देखा, लेकिन वो रुका, इस जगह पर वाकई कुछ गलत है। रास्ते में सर हमजा अपने चचा सर खालिद मुख्तार के बारे में बताने लगे। वो बहुत अच्छे आदमी थे, उसने कहा, लोगों की मदद करते थे। उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में गुम होती जा रही थी और मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास उभर रहा था, जैसे हम सिर्फ एक हवेली की तरफ नहीं बल्कि सीधा एक जिंदा खौफ की तरफ जा रहे हों। उसकी बात अधूरी रह गई थी और मैं समझ चुका था कि सर हमजा कुछ ना कुछ छुपा रहा है। नाश्ते के बाद सर हमजा ने कहा, अयान, चलो थोड़ा बाहर टहलते हैं। मैं अपने चाचा का बाग देखना चाहता हूँ, वहीं जहाँ उनकी मौत हुई थी। हम दोनों हवेली से बाहर निकले। हवा बहुत ठंडी थी। ज़मीन गीली और ठंडी महसूस हो रही थी। बाग हवेली के पीछे था। वहाँ पत्थर की एक छोटी सी दीवार थी और उसके करीब एक तंग सी गली। दोनों तरफ यूं के घने दरख्त खामोशी से खड़े थे। सर हमजा ने उस जगह की तरफ इशारा किया। यहीं, उसने कहा, यहीं चाचा की लाश मिली थी। मैंने ज़मीन की तरफ देखा। अभी भी कुछ हल्के से निशान मौजूद थे, बड़े, गहरे, बिल्कुल किसी जानवर के पंजों जैसे। मेरे जहन में डॉक्टर जमील की बातें घूमने लगीं। क्या ये उसी कुत्ते के निशान थे जिसका जिक्र उस पुरानी कहानी में था? हम थोड़ा और आगे बढ़े। तभी हमारी नज़र एक अजनबी शख्स पर पड़ी। वो कद में छोटा था, नाक पर चश्मा, हाथ में तितली पकड़ने का जाल। उसने हमें देखा और फौरन मुस्कुराया। अस्सलाम वालेकुम, उसने कहा। मेरा नाम है सिप्तैन कादिर। मैं यहीं ग्रिम्पिन दालदल के करीब रहता हूँ।
आप सर हमजा होंगे। सर हमजा ने सर हिलाकर तस्दीक की। सिप्तैन ने मुस्कुराहट के साथ कहा, आपका खैर मकदम है, लेकिन एहतियात रखिएगा, ये दालदल बहुत ख़तरनाक है, बहुत से लोग इसमें डूब चुके हैं। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा लहजा था, कुछ ज़्यादा ही दोस्ताना, जैसे वो हमदर्दी नहीं बल्कि यकीन हासिल करना चाहता हो। वो हमें अपने घर ले गया, जो डालदल के बिल्कुल किनारे पर था। वहाँ उसकी बहन मिस साइमा कादिर हमारा इंतज़ार कर रही थी। वो खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी थी जो छुपाई नहीं जा सकती थी। उसने सर हमजा को देखकर तेज़ लहजे में कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? ये जगह आपके लिए महफूज नहीं है। उसकी बात इतनी जल्दी निकल गई कि सिप्ताइन ने फ़ौरन टोका, ये मजाक कर रही है, इसे यहाँ की तन्हाई पसंद नहीं। लेकिन मैं जान गया था, ये मजाक नहीं था। हवेली वापस आते हुए मैंने सर हमजा से कहा, ये सिप्तैन और उसकी बहन कुछ अजीब से हैं, आपको नहीं लगा? सर हमजा हंस पड़ा। अयान, उसने कहा, तुम हर चीज़ में राज ढूंढते हो। शायद वो सिर्फ तन्हा रहने के आदी हैं, लेकिन मेरे दिल में शक और गहरा होता जा रहा था। उस रात खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में था। बाहर हवा तेज़ हो चुकी थी, खिड़की के शीशे कांप रहे थे। मैं साद कुरैशी के लिए एक और ख़त लिखने लगा। उसमें मैंने सिप्तैन कादिर और उसकी बहन का जिक्र किया और ये भी लिखा कि बशीर मीर कुछ छुपा रहा है। तभी मुझे फिर से वो आवाज़ सुनाई दी, रोने जैसी आवाज़। मैं उठकर गलियारे में आया। इस दफ़ा मैंने बशीर मीर को देखा। वो एक खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में जलती हुई मोमबत्ती, और बाहर गहरी तारीकी में कुछ घूर रहा था। मैंने धीरे से पूछा, बशीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो चौंक गया। मोमबत्ती उसके हाथ से गिरते गिरते बची। कुछ नहीं सर, उसने हिचकिचाते हुए कहा, बस हवा देख रहा था। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। मैंने उससे मज़ीद सवाल नहीं किए और वापस कमरे में आ गया। लेकिन नींद मेरी आंखों से गायब हो चुकी थी। मेरे जहन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या बशीर किसी को इशारा दे रहा था? क्या ये सब उसी कुत्ते से जुड़ा था? अगली रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे डर को हकीकत बना दिया। मैं देर तक जागता रहा, साद के लिए नोट्स तैयार कर रहा था। तभी बाहर से एक आवाज़ आई, एक लंबी खौफनाक भौंक। मेरे हाथ से कलम छूट गई। वो आवाज़ ऐसे थी जैसे कोई जानवर दर्द में चीख रहा हो, लेकिन उसमें कुछ गैर इंसानी था। मैं दौड़कर खिड़की के पास गया। बाहर सिर्फ धुंध थी, लेकिन फिर वो भौंक दोबारा सुनाई दी, दूर से, डालदल की तरफ से। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या ये वही कुत्ता था जिसने सर खालिद को मारा था? मैंने सर हमजा को जगाया। वो भी इस आवाज़ से घबरा गया था। हम दोनों बाहर निकले। बशीर मीर पहले ही वहाँ मौजूद था। मैंने उससे पूछा, ये क्या था? उसने धीरे से कहा, यहाँ ऐसा होता रहता है सर, शायद कोई जंगली जानवर हो। लेकिन उसकी आवाज़ में यकीन नहीं था। सर हमजा ने कहा, अयान, ये कोई आम कुत्ता नहीं था, ये कुछ और है। अगले दिन मैंने डॉक्टर जमील से बात की। उसने सुनते ही कहा, ये वही आवाज़ है जो सर खालिद की मौत से पहले सुनी गई थी। मुझे लगता है उसकी आवाज़ धीमी हो गई। वो लानत फिर से जाग चुकी है। अब मुझे एक बात पर यकीन होने लगा था, कुत्ता वाकई मौजूद था। लेकिन अब मैं धीरे धीरे साद कुरैशी की बातों पर भरोसा करने लगा था। ये कोई लानत नहीं थी, यहाँ कोई इंसान काम कर रहा था। और मैंने फैसला कर लिया, अगर मुझे सच तक पहुँचना है तो मुझे और सबूत ढूंढने होंगे। उसी दिन मुझे एक और अजीब बात का इल्म हुआ। मैं ग्रिम्पिन दलदल के करीब ठहर रहा था जब मैंने दूर एक शख्स को खड़े देखा। वो सारे काले कपड़ों में था, बिल्कुल खामोश, और सीधी नज़र मुख्तार हवेली पर जमाए हुए था। मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। मैं उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक वो पलटा और भाग गया। मैं वहीं खड़ा रह गया। जहन में सवाल पर सवाल उभरने लगे। क्या वो कोई जासूस था, या फिर क्या वो उस भयानक कुत्ते का मालिक था?
इस दलदल में राज हर कदम पर गहरा होता जा रहा था। उस रात मैंने 7 कुरैशी को तीसरी चिट्ठी लिखी। इस दफ़ा मेरी उंगलियां कांप रही थीं। मैंने उसे लिखा, उस भौंक के बारे में, बशीर मीर की हरकतों के बारे में और उस काले कपड़ों वाले अजनबी के बारे में। आखिरी जुमला मैंने बहुत भारी दिल से लिखा, 7 मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। बाहर हवा फिर से तेज़ हो गई और फिर वो भौंक दोबारा गूंज उठी। मैंने फ़ौरन खिड़की बंद कर दी, लेकिन मेरे दिल का डर बंद नहीं हुआ। मुझे पता था ये राज अब मेरे काबू से बाहर निकल रहा है और साथ के बगैर मैं इस अंधेरे से अकेला नहीं लड़ सकता। मेरा नाम है डॉक्टर अयान फारूक और ये कहानी उस वक्त की है जब मैं मुख्तार हवेली में एक ऐसे राज के जाल में फंस चुका था जो हर लम्हा मेरे दिमाग को उलझा रहा था। वो भयानक भौंक जो मैंने रात को सुनी थी अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने 7 को चिट्ठी भेज दी थी, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं आया था। अब मुझे इसी अंधेरे में अकेला ही रास्ता ढूंढना था और हर नया दिन मेरे लिए एक नई आजमाइश लेकर आ रहा था। सुबह होते ही मैंने फैसला कर लिया, आज मुझे और सबूत जमा करने हैं। नाश्ते की मेज़ पर सर हमजा मुख्तार खामोश बैठे थे। उनके चेहरे पर अब वो पहले दिन वाली हल्की सी रोशनी नहीं थी। उन्होंने धीरे से कहा, अयान, वो आवाज़, मैं उसे भुला नहीं पा रहा। क्या वाकई ये सिर्फ एक कुत्ता था? मैंने जवाब दिया, मुझे भी पूरा यकीन नहीं सर हमजा, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं दलदल की तरफ जाऊंगा। बशीर मीर चाय लेकर आया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं, जैसे वो मेरे सवालों से बचना चाहता हो। मैंने पूछा, बशीर, उस रात क्या तुमने कुछ और भी देखा था? तुम खिड़की के पास क्यों खड़े थे? उसने फौरन कहा, नहीं सर, कुछ भी नहीं, बस हवा देख रहा था। लेकिन उसकी आवाज़ में झिझक थी। मुझे यकीन हो गया वो कुछ छुपा रहा है, लेकिन अभी उस पर दबाव डालने का वक्त नहीं था। मैं बाहर निकल आया। हवा बर्फ की तरह ठंडी थी। धुंध दलदल पर चादर की तरह फैली हुई थी। मैं उस जगह की तरफ बढ़ा जहां कल मैंने उस अजनबी को देखा था। रास्ते में मुझे पत्थरों के कुछ ढेर नजर आए, पुराने, टूटे हुए, जैसे किसी ने उन्हें छुपने के लिए इस्तेमाल किया हो। मैं करीब गया। वहां जली हुई लकड़ियां थीं और एक टूटा हुआ जूता। मेरे जहन में एक ख्याल बिजली की तरह चमका, क्या ये किसी भगोड़े का ठिकाना था? मुझे याद आया, करीब की जेल से एक कैदी भाग चुका था। क्या वो यहीं छुपा हुआ था? हवेली वापस आते हुए मेरी मुलाकात डॉक्टर जमील मुख्तार से हुई। वो अपने घर की तरफ जा रहे थे। मैंने उन्हें रोका। डॉक्टर जमील, क्या आप उस भगोड़े कैदी के बारे में जानते हैं? उन्होंने कहा, जी हाँ अयान, उसका नाम है साजिद अलिया सल्डन। वो बहुत खतरनाक कातिल है। लोग कहते हैं कि वो दलदल में छुपा हुआ है, लेकिन उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, मुझे नहीं लगता कि उसका उस कुत्ते से कोई ताल्लुक है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, शायद नहीं, लेकिन फिर वो अजनबी कौन था? उस दोपहर मैं और सर हमजा मुख्तार सफदर स्टेपल्टन के घर गए। वो हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ दोस्ताना अंदाज में मिला। उसने कहा, सर हमजा, आपने यहाँ की तितलियाँ देखी हैं? मैं आपको दलदल के करीब ले चलता हूँ। हम उसके साथ चल पड़े। ग्रिम्पिन दलदल सिर्फ देखने में हरा भरा था, लेकिन उस हरियाली के नीचे गहरा जिंदा कीचड़ था। एक गलत कदम और जमीन इंसान को निगल सकती थी। सफदर स्टेपल्टन इस जगह को बहुत अच्छी तरह जानता था। वो हल्के हल्के कदम उठाता और हमें महफूज रास्ता दिखाता जा रहा था। लेकिन मिस सफिया स्टेपल्टन वहाँ मौजूद नहीं थी। मैंने पूछा, सफदर, आपकी बहन कहाँ है? उसने जवाब दिया, वो घर पर है। उन्हें दलदल से बहुत डर लगता है। वापस आते हुए सर हमजा ने धीमी आवाज में मुझसे कहा, अयान, मुझे सफदर पर भरोसा नहीं, वो बहुत चालाक लगता है। मैंने खामोशी से हाँ में सर हिला दिया। मेरे दिल में भी वही शक पल रहा था। क्या वो उस वार्निंग वाली चिट्ठी के पीछे था या फिर उस भयानक कुत्ते के? लेकिन अभी तक मेरे पास कोई सबूत नहीं था। उस रात कुछ और अजीब हुआ। मैं अपने कमरे में था।
साद कुरैशी के लिए नोट्स बना रहा था। तभी वो भौंक फिर से सुनाई दी। वही लंबी, वही डरावनी आवाज़। मैं खिड़की के पास गया। बाहर गहरी धुंध थी, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई साया हिल रहा हो। मैंने फौरन सर हमजा को बुलाया। हम दोनों बाहर आए। इस दफ़ा बशीर मीर भी हमारे साथ था। उसने कहा, कुछ नहीं है सर, शायद हवा का शोर हो। लेकिन तभी वो आवाज़ फिर गूंजी, और इस बार बहुत करीब से। सर हमजा ने कहा, अयान, ये कोई भूत नहीं, ये हकीकत है। उसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया, अब मुझे बशीर मीर पर नज़र रखनी होगी। अगली रात मैं चुपचाप गलियारे में छुप गया। आधी रात के करीब मैंने उसे फिर से खिड़की के पास देखा। इस दफ़ा उसके हाथ में मोमबत्ती थी। वो 2 मर्तबा जलाता, फिर बुझा देता। मैंने बाहर देखा। दूर दलदल में एक हल्की सी रोशनी नजर आई, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वो उस भगौड़े से मिल रहा था? मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तेज कदम उठाता हुआ अपने कमरे में घुस गया। अगली सुबह मैंने सर हमजा को सब कुछ बता दिया। वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बशीर मीर को बुलाया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हो? तभी बशीर की बीवी वहां आ गई। वो रोती हुई बोली, ये मेरी गलती है सर। वो भगौड़ा मेरा भाई है, उसका नाम साजिद है। उसने कहा, हम सिर्फ उसे खाना दे रहे थे। बशीर ने कहा, हम उसे यहाँ से भगाना चाहते थे सर, मेहरबानी करके हमें माफ़ कर दीजिए। मैं हैरान रह गया। तो वो अजनबी साजिद था, लेकिन फिर वो कुत्ता कौन था? क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था? सर हमजा ने कहा, ठीक है बशीर, अब छुपने की कोई ज़रूरत नहीं, हम उसकी मदद करेंगे। मैंने सोचा, एक राज सुलझ गया है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। उसी दिन मुझे सफ्तर स्टेपल्टन की तरफ से एक और इशारा मिला। मैं अकेला दलदल के करीब गया। वहाँ मुझे एक पुराना जूता मिला, लेकिन ये साजिद का नहीं था। ये सर हमजा मुख्तार का जूता था, वही जूता जो लंदन में गायब हो गया था। मेरे दिमाग में सवाल बिजली की तरह चमका। क्या सफ्तर उसे यहाँ लाया था? क्या वो उस कुत्ते को सर हमजा की खुशबू सिखा रहा था? अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था। उस रात मैंने साद कुरैशी को चौथी चिट्ठी लिखी। मैंने उसे लिखा साजिद के बारे में, सफ्तर स्टेपल्टन के शक के बारे में और उस जूते के बारे में। आखिरी जुमले में लिखा, साद, दुश्मन यहीं कहीं छुपा हुआ है। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन वो बहुत करीब है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। बाहर हवा फिर से तेज़ हो गई और फिर वो भौंक दोबारा गूंज उठी, लेकिन इस बार मेरे अंदर डर कम और गुस्सा ज़्यादा था। मैंने फैसला कर लिया, ये राज मैं ज़रूर सुलझाऊंगा, साथ के साथ या उसके बगैर। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। खिड़की के बाहर धुंध में कुछ हिला रहा था। मैंने गौर से देखा। वो एक साया था, लंबा, काला, बिल्कुल किसी जानवर जैसा। मेरा हाथ बेख्तियार रिवॉल्वर की तरफ गया। मेरा सांस रुक सा गया। क्या ये वही कुत्ता था या फिर मेरा दिमाग मुझे डरा रहा था? मैंने खिड़की जोर से बंद कर दी। दिल में सोचा, अगला दिन या तो सच लेकर आएगा या फिर मेरा आखिरी दिन होगा। लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं था। मेरा नाम आयान कुरैशी है और ये कहानी उस वक्त की है जब मैं बास्करविल हवेली में एक ऐसे राज से लड़ रहा था जो हर पल मेरे दिमाग को चैलेंज कर रहा था। वो डरावना कुत्ता, सफ्तर स्टेपल्टन का शक और बशीर मीर का राज, सब मेरे सामने बिखरी हुई पहेलियां थे। मैंने साद कुरैशी को कई चिट्ठियां लिखी थीं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगने लगा था मैं इस अंधेरे में बिल्कुल अकेला हूँ। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। सुबह का वक्त था। मैं अपने कमरे में बैठा था। पिछले दिनों की तमाम बातें जहन में घूम रही थीं। सर हमजा मुख्तार का वो जूता
जो मुझे दलदल से मिला था, मेरे सामने मेज़ पर रखा हुआ था। मैं सोच रहा था सफ्तर इस सब के पीछे कैसे हो सकता है। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने सोचा शायद बशीर मीर होगा, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला, मेरे सामने एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसे देखकर मेरी सांस थम गई। साद कुरैशी। उसका चेहरा पहले से ज़्यादा पतला हो चुका था, आंखों में थकान थी और उसने वही पुराना कोट पहना था जो धूल से सना हुआ था। मैंने हैरानी से कहा, साद, तुम यहाँ कैसे? उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हयान, क्या तुम वाकई सोचते हो मैं तुम्हें इस राज में अकेला छोड़ दूंगा? मैं शुरू से यहीं था, दलदल में, तुमसे दूर, लेकिन हर कदम पर तुम पर नज़र रखे हुए। मैं हक्का बक्का रह गया। तुम यहाँ थे, फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? साद ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए अपना पाइप जलाया और कहा, आयान, मुझे इस केस को बाहर से देखना था। अगर दुश्मन को पता चल जाता कि मैं यहाँ हूँ तो वो और भी ज़्यादा होशियार हो जाता। तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारी चिट्ठियाँ मेरे लिए आँखों की तरह थीं। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, साजिद का राज, सफ्तर स्टेबल्टन का शक और वो भौंक जो हर रात मेरे दिल को दहला देती थी। साद ने खामोशी से सुना, फिर बोला, आयान, ये कोई लानत या श्राप नहीं है, ये एक साजिश है, एक चालाक इंसान की साजिश। और मुझे पूरा यकीन है हमारा दुश्मन सफ्तर स्टेबल्टन है। मैंने पूछा, लेकिन उसके पास वो कुत्ता कहाँ से आया और वो सर हमजा को क्यों मारना चाहता है? साद ने पाइप से धुआं छोड़ा और कहा, आयान, सबूत अभी मुकम्मल नहीं, लेकिन वो जूता जो तुम्हें मिला वो बहुत बड़ा इशारा है। सफ्तर ने उसे सर हमजा की खुशबू सिखाने के लिए इस्तेमाल किया होगा। उसका असल मकसद बास्करविल की जायदाद है। मुझे शक है वो इस ख़ानदान से जुड़ा हुआ है, शायद कोई दूर का रिश्तेदार जो सब कुछ हथियाना चाहता है। उसने बताया, मैं पिछले कई दिनों से दलदल में एक पुरानी झोपड़ी में छुपा हुआ था। मैंने सफ्तर को देखा है, वो रात को अकेला निकलता है। उसके पास एक बहुत बड़ा कुत्ता होता है, लेकिन वो उसे छुपा कर रखता है। मैंने कहा, फिर हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। साद ने सर हिला दिया, नहीं आयान, अभी नहीं, हमें उसे मौका देना होगा कि वो खुद अपने जाल में फंसे। उस दिन हमने एक प्लान बनाया। साद अभी भी छुपा रहना चाहता था। उसने कहा, सर हमजा को बताओ कि तुम अकेले काम कर रहे हो, लेकिन उसे सफ्तर के घर जाने दो। मैं पीछे से हर चीज़ पर नज़र रखूंगा। मुझे लगा ये बहुत ख़तरनाक है, लेकिन साद पर मेरा भरोसा अटल था। दोपहर को मैं सर हमजा के पास गया। वो अपने कमरे में बैठा था, कुछ पुराने कागजात देख रहे थे। मैंने कहा, सर हमजा, सफ्तर स्टेबल्टन ने आपको फिर से बुलाया है, क्या आप जाएंगे? उसने थोड़ी देर सोचा, फिर हाँ में सर हिला दिया। हाँ। आयान, मुझे उस पर शक है, सर हमजा मुख्तार ने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन मैं ये खेल खेलूंगा। मैंने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उनके हाथ में देते हुए कहा, होशियार रहिएगा सर। शाम ढल चुकी थी, आसमान पर अंधेरा उतर रहा था। सर हमजा सफ्तर स्टेबल्टन के घर की तरफ निकले। मैंने साद कुरैशी को इशारा किया और हम दोनों चुपचाप पीछे चल पड़े। दलदल की धुंध हमें धीरे धीरे निगलते जा रही थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे ज़मीन भी सांस रोककर कुछ सुन रही हो। हम स्टेबल्टन के घर के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गए। वहाँ से मैंने देखा सर हमजा अंदर गए। सफ्तर स्टेबल्टन हंसकर मिला, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ गलत था, बहुत गलत। कुछ देर बाद सर हमजा बाहर आए, अकेले। साद ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, अब देखते हैं। हम उनके पीछे चल पड़े। रास्ता बिल्कुल सुनसान था और धुंध अब और गहरी हो चुकी थी। तभी वो आवाज़, वो भौंक,
इस दफ़ा बहुत करीब। सर हमज़ा अचानक रुक गए। मेरा हाथ फिर से रिवॉल्वर पर गया। साद ने मेरा हाथ पकड़ लिया। आराम से अयान, ये हमारा मौका है। और फिर धुंध के अंदर से एक साया उभरा। वो कुत्ता था, बहुत बड़ा, बिल्कुल काला। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं, उसका मुंह खुला हुआ था और उसके दांत अंधेरे में चमक रहे थे। सर हमज़ा पीछे हट गए, उनकी सांस तेज़ हो चुकी थी। मैंने गोली चलाने का सोचा, लेकिन साद ने मेरा हाथ ज़ोर से रोक लिया। रुको। कुत्ता और करीब आया। तभी सीटी की आवाज़। कुत्ता अचानक रुक गया। फिर वही साया वापस धुंध में घुल गया। साद ने धीरे से कहा, ये सफ्दर था, वो यहीं कहीं है। हम सर हमज़ा के पास पहुँचे। वो डर से कांप रहे थे। अयान, उन्होंने कहा, ये क्या था? मैंने कहा, हमारा दुश्मन, लेकिन अब हम उसे पहचान चुके हैं। साद ने हल्की आवाज़ में कहा, और बहुत जल्द हम उसे पकड़ लेंगे। हम वापस बास्केविल हवेली आ गए। सर हमज़ा को उनके कमरे में छोड़कर मैं और साद बाहर बैठ गए। साद बोला, अयान, ये कुत्ता असल है, लेकिन इसका मालिक इंसान है। सफ्दर ने इसे ट्रेन किया है, और जो चमक तुमने देखी वो कोई केमिकल है जो वो इसके मुंह पर लगाता है। मैंने पूछा, लेकिन इसका मकसद क्या है? साद ने कहा, मुझे पूरा यकीन है, वो बास्केविल का वारिस बनना चाहता है। हमें बस एक आखिरी सबूत चाहिए। उस रात मैं अपने कमरे में था। साद फिर से दलदल की तरफ चला गया था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। धुंध के अंदर कुछ हिल रहा था, शायद वो कुत्ता या फिर सफ्दर। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। साद का यहाँ होना मेरे लिए राहत था, लेकिन खौफ अभी जिंदा था। मुझे पता था अगला दिन या तो इस राज का खत्मा होगा या फिर हमारा। मैंने रिवॉल्वर अपने पास रखी और सोचा, अब खेल खत्म होने वाला है। मेरा नाम अयान कुरैशी है और ये कहानी उस वक्त की है जब मैं बास्केविल हवेली में एक ऐसे राज के बिल्कुल करीब था जो कई दिन से मेरे दिल और दिमाग को कैद किए हुए था। साद कुरैशी का आना मेरे लिए उम्मीद की एक किरण था। उसने मुझे दिखाया ये कोई श्राप नहीं बल्कि इंसानी साजिश थी। अब वो रात आ चुकी थी जब हमें इस खेल को ख़त्म करना था या फिर खुद ख़त्म हो जाना था। सुबह का वक्त था। मैं कमरे में था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। साद रात को फिर दलदल में चला गया था और मैं उसकी प्लानिंग का इंतज़ार कर रहा था। सर हमज़ा भी बेचैन थे। पिछली रात कुत्ता देखकर वो हिल गए थे, लेकिन उनकी हिम्मत अभी जिंदा थी। मैं उनके पास गया और कहा, सर हमज़ा, आज रात हम इस राज को ख़त्म कर देंगे। साद के पास एक पूरी प्लानिंग है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या प्लानिंग अयान? मैंने कहा, आपको सफ्दर के घर दोबारा जाना होगा, लेकिन इस दफ़ा हम तैयार होंगे। सर हमज़ा ने गहरी सांस ली और फिर हाँ में सर हिला दिया। ठीक है। सर हमज़ा मुख्तार ने गहरी सांस ली और कहा, मैं ये ख़तरा उठाऊंगा, लेकिन अयान, वो कुत्ता, क्या हम उसे रोक पाएंगे? मैंने अपनी रिवॉल्वर उठाकर दिखाई और कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे। दोपहर के वक्त साद कुरैशी वापस बास्केविल हवेली आ गया। उसका चेहरा संजीदा था, लेकिन उसकी आंखों में वो पुरानी चमक वापस आ चुकी थी। वही चमक जो तब होती थी जब वो अपने शिकार के बहुत करीब होता था। उसने कहा, अयान, आज रात सफदर स्टैपल्टन अपना आखिरी दांव खेलेगा। हमें उसे पकड़ना होगा, उसके कुत्ते के साथ। उसने बताया कि उसने कराची से अपने दोस्त इंस्पेक्टर रशीद को बुला लिया है। वो पुलिस में है। साद ने कहा, हमें उसकी ज़रूरत होगी। जैसे ही शाम ढलनी शुरू हुई, हमने अपनी प्लानिंग पर अमल शुरू कर दिया। सर हमज़ा फिर से सफदर स्टैपल्टन के घर के लिए निकले। मैं, साद और इंस्पेक्टर रशीद चुपचाप पीछे चल पड़े। इंस्पेक्टर रशीद छोटा, तेज नज़र और हाथ में बंदूक लिए हुए था। उसकी आंखें हर हरकत को नोट कर रही थी। हम दलदल के किनारे एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गए। धुंध बहुत गहरी थी और हवा में ऐसी ठंडक थी जो सीधा हड्डियों तक उतर जाती है। मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे से पूछा, साद, क्या तुम्हें यकीन है कि वो आज हमला करेगा? साद ने बिना देखे कहा, हाँ अयान, वो सर हमज़ा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर बाद सर हमज़ा सफदर के घर से बाहर निकले। वो अकेले थे। उनके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो हवेली की तरफ चल पड़े। हम उनके पीछे चल रहे थे, लेकिन इतनी दूरी से कि कोई हमें देख ना सके। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। धुंध हर तरफ फैल चुकी थी। तभी वो भौंक, वही भयानक आवाज़ जो कई रातों से मेरे कानों में जहर की तरह उतर रही थी।
मेरा दिल जोर से धड़क उठा। साद ने कहा, तैयार हो जाओ अयान, वो आ रहा है। और फिर धुंध के बीच से वो निकल आया। वो कुत्ता, बहुत बड़ा, काला, कयामत जैसा। उसकी आंखें वाकई आग की तरह जल रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था, दांत अंधेरे में चमक रहे थे। सर हमजा ने उसे देखा और पीछे हट गए। मैंने रिवॉल्वर उठा ली, लेकिन साद ने जोर से कहा, अभी नहीं। कुत्ता तेजी से सर हमजा की तरफ बढ़ा। सर हमजा भागे, लेकिन दलदल में उनका पांव फिसल गया। वो गिर गए। मैंने गोली चलाने का सोचा, तभी साद और इंस्पेक्टर रशीद आगे बढ़ गए। बैंग! साद की गोली कुत्ते के कंधे में लगी। वो चीखता हुआ रुक गया। मैंने भी ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधा उसके सर में लगी। कुत्ता जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चमकती आंखें धीरे धीरे बुझ गईं। सर हमजा जमीन पर पड़े थे, जिंदा, सांस लेते हुए। मैं उनके पास पहुंचा। आप ठीक हैं सर? उन्होंने कमजोर सी हाँ में सर हिला दिया। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद हो चुका था। साद कुत्ते के पास गया। उसने घुटनों के बल बैठकर उसे देखा और कहा, देखा अयान, ये कोई भूत नहीं था, ये एक असली कुत्ता था, मास्टिफ और ब्लडहाउंड का मिक्सचर। इसकी चमक, ये फॉस्फोरस था जो सफदर इसके मुंह पर लगाता था। इंस्पेक्टर रशीद ने पूछा, लेकिन सफदर कहाँ है? हम उसके घर की तरफ भागे। दरवाज़ा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। साद ने इधर उधर देखा और कहा, वो भाग गया है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सकता। तभी दलदल की तरफ से एक चीख सुनाई दी। हम बाहर निकले। धुंध के अंदर एक साया नजर आया, सफदर स्टैपल्टन। वो भाग रहा था, लेकिन गलत रास्ते पर। साद ने जोर से चिल्लाया, रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुका। अचानक वो लड़खड़ाया और ग्रिम्पन दलदल के गहरे कीचड़ में फंस गया। वो डूबने लगा। हम उसे बचा नहीं सके। उसकी आखिरी चीख धीरे धीरे धुंध में घुल गई। हम वापस हवेली आ गए। सर हमजा को बिस्तर पर लिटा दिया गया। मैं और साद बाहर बैठ गए। साद ने कहा, अयान, यहाँ सच सामने आ चुका है। सफदर असल में बास्करविल खानदान का एक दूर का रिश्तेदार था। उसने सर चार्ल्स को डरा कर मारा और सर हमजा को खत्म करके पूरी जायदाद हथियाना चाहता था। वो कुत्ता उसने खास तौर पर इसीलिए ट्रेन किया था। मैंने पूछा, लेकिन मिस स्टैपल्टन? साद ने कहा, वो उसकी बहन नहीं, उसकी बीवी थी। वो इस साजिश में शामिल नहीं थी। वो सर हमजा को वॉर्न करना चाहती थी। इंस्पेक्टर रशीद ने कहा, अब हमारे पास सबूत हैं। केस खत्म हो चुका है। केस खत्म हो चुका है। उस रात मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। बाहर धुंध धीरे धीरे सरकती जा रही थी। हवेली के गिर्द एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो सिर्फ तब होती है जब कोई पुराना खौफ आखिरकार मर चुका हो। वो भौंक जो कई रातों से मेरी नींद छीन रही थी, अब कभी सुनाई नहीं देगी। साद कुरैशी ने एक बार फिर अपनी अकल से मुझे हैरान कर दिया था। मैंने सोचा ये राज यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक सबक था। डर और सच के दरमियान फ़र्क सिर्फ एक तेज़ दिमाग ही समझ सकता है। मेरा नाम अयान रिजवी है और ये कहानी उस वक्त की है जब मैं बास्करविल हवेली में एक ऐसे राज के आखिरी सिरे तक पहुंचा जो मेरे लिए एक लंबा और खौफनाक ख्वाब बन चुका था। वो रात जब हमने उस कुत्ते को मारा और सफदर स्टेपल्टन अपने ही जाल में फंसकर दलदल में डूब गया। ये मंजर बार बार मेरे जहन में घूमता रहा, लेकिन अब डर खत्म हो चुका था। धुंध हट रही थी और सच बिल्कुल साफ मेरे सामने था। फिर भी कुछ सवाल अभी बाकी थे और मैं जानता था उन्हें सिर्फ साद कुरैशी ही सुलझा सकता था। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। हवेली के हॉल में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी डरावनी नहीं थी, ये सुकून वाली थी। खिड़की से बाहर देखा, सूरज की पहली किरणें दलदल पर पड़ रही थीं। वही जगह जो कभी भूत और लानत की कहानियों से भरी होती थी, अब एक आम सा मैदान लग रही थी। मैं नीचे गया। सर हमजा मुख्तार मेज़ पर बैठे थे। उनके चेहरे पर रिलीफ था, लेकिन थकान भी साफ नजर आ रही थी। उन्होंने कहा, अयान, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि सब कुछ खत्म हो गया। वो कुत्ता, वो मेरे बिल्कुल पीछे था। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, आप महफूज हैं सर, साद ने हमें बचा लिया।
तभी साद कुरैशी कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा ताज़ा था, जैसे उसने रात भर चैन की नींद सोई हो। उसने अपना पाइप जलाया और कहा, अयान, सर हमजा, अब वक्त आ गया है कि इस कहानी के हर पहलू को समझा जाए। हम सब बैठ गए। इंस्पेक्टर राशिद भी वहाँ था, जो अब कराची वापस जाने की तैयारी कर रहा था। साद ने बोलना शुरू किया, ये केस शुरू से ही एक साजिश था। सफ्तर स्टेपल्टन उसका असल नाम नहीं था। उसका असल नाम जमाल बास्करविल था। वो सर चार्ल्स का दूर का भतीजा था, लेकिन उसकी फैमिली ब्रांच को खानदान ने कभी कबूल नहीं किया। उसने अपनी पहचान छुपा ली और नया नाम अपना लिया। उसका मकसद सिर्फ एक था, बास्करविल की जायदाद पर कब्जा। मैंने पूछा, लेकिन साद, वो कुत्ता कहाँ से आया? साद ने कहा, अयान, उसने वो कुत्ता कराची से खरीदा था। ये बहुत खतरनाक नस्ल का था, मस्टीफ और ब्लड हाउंड का मिक्सचर। उसने इसे खास तौर पर ट्रेन किया था कि ये सिर्फ उसकी सीटी पर काम करे। जो चमक तुमने देखी वो फास्फोरस था, एक केमिकल जो अंधेरे में चमकता है। उसने इसे कुत्ते के मुंह पर लगाया ताकि लोग समझें ये कोई भूत है। सर हमजा ने धीरे से कहा, तो मेरे चाचा की मौत? साद ने जवाब दिया, सर चार्ल्स का दिल पहले से कमज़ोर था। सफ्तर ने उस कुत्ते को उनके सामने छोड़ दिया। वो डर के मारे भागे और उनका दिल रुक गया। ये सीधी कत्ल नहीं थी, ये एक चालाक डर था। मैंने सोचा, कितना शातिर दिमाग था सफ्तर का। साद ने बात आगे बढ़ाई, जब आप आए सर हमजा, तो सफ्तर को लगा कि अब उसका मौका है। उसने आपका जूता कराची के होटल से चुरा लिया ताकि कुत्ते को आपकी खुशबू से खाए। वो चिट्ठी, दलदल से दूर रहो, वो इसलिए भेजी ताकि आप डर जाओ, लेकिन जब आप नहीं डरे तो उसने कुत्ते को आपके पीछे छोड़ दिया। मैंने पूछा, और मिसेस स्टेपल्टन? साद ने कहा, वो उसकी बहन नहीं थी, उसकी बीवी थी। उसका नाम बरीरा था। वो इस साजिश में शामिल नहीं थी। सफ्तर ने उसे डरा के चुप रखा, लेकिन उसने कई बार आपको वार्न करने की कोशिश की। वो चाहती थी कि आप जिंदा रहें। इंस्पेक्टर राशिद ने कहा, हमने उसके घर की तलाशी ली। वहाँ फास्फोरस की शीशी मिली और कुछ पेपर्स जो उसके असल नाम को प्रूव करते थे। साद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, और फिर वो दलदल में डूब गया, अपने ही जाल में। ग्रिम्पिन दलदल ने उसे निगल लिया। मैंने पूछा, लेकिन साद, बैरीमोर और सेल्डन? साद ने जवाब दिया, वो एक अलग कहानी थी अयान। सेल्डन मिसेस बैरीमोर का भाई था, एक भगोड़ा कैदी। बैरीमोर उसे चुपचाप खाना देता था। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि वो भी उसी वक्त यहाँ मौजूद था। सफ्तर ने शायद उसकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाया ताकि लोग और ज़्यादा डरें। हवेली में खामोशी फिर से छा गई, लेकिन अब ये खामोशी डर की नहीं थी, ये खामोशी सच की थी। अब सब कुछ साफ हो चुका था। सर हमजा मुख्तार ने गहरी सांस ली और कहा, मिस्टर साद, अयान, मैं आप दोनों का दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरी जान बचा ली। साद कुरैशी ने हल्का सा सर झुकाया और पुरसुकून आवाज़ में कहा, ये मेरा फ़र्ज़ था सर हमजा। अब आप इस हवेली को दोबारा ज़िंदगी दे सकते हैं। उसी दिन दोपहर के वक्त इंस्पेक्टर राशिद कराची के लिए रवाना हो गए। मैं और साद हवेली के बाहर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। दलदल अब बिल्कुल खामोश था, ना कोई भौंक, ना कोई धुंध, ना कोई खौफ। मैंने पूछा, साद, तुम शुरू से यहीं थे, फिर मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? वो हंस दिया, अयान, तुम मेरी आंखें थे। जो तुमने देखा, जो तुमने महसूस किया, उसने मुझे सोचने का वक्त दिया। और देखो, हमने मिलकर ये कर दिखाया। हम वापस हवेली के अंदर आए। बैरीमोर और उसकी बीवी अब बिना डर के बात कर रहे थे। मिसेस बैरीमोर ने कहा, सर हमजा, हमें माफ़ कर दीजिए। हम यहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन अब हम रुकना चाहते हैं। सर हमजा ने नरमी से कहा, आप दोनों इस हवेली के लिए ज़रूरी हैं। अब कोई डर नहीं। उस रात मैं अपने कमरे में था। खिड़की से बाहर देखा, ना धुंध थी, ना अंधेरा, ना कोई भौंक, सिर्फ खुली हवा और सुकून। मैंने साद के साथ गुजारे इन चंद दिनों को याद किया। वो एक ऐसा इंसान था जिसके जहन की गहराई मैं कभी पूरी तरह समझ नहीं सका, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, उसके साथ हर राज एक एडवेंचर बन जाता था और हर खतरा आखिरकार जीत में बदल जाता था। अगली सुबह हम कराची के लिए रवाना हुए। सर हमजा ने हमें रुखसत की। उन्होंने कहा, अयान, मिस्टर साद, कभी दोबारा आइएगा, ये हवेली अब आपकी भी है। ट्रेन में बैठते वक्त मैंने साद से पूछा, अब कोई नया केस? उसने अपना पाइप जलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अयान, कराची में हमेशा कोई ना कोई पहेली इंतज़ार करती रहती है। जैसे ही ट्रेन चली, मैंने पीछे देखा। बास्करविल हवेली आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी। वो जगह जो कभी खौफ से भरी थी,
अब खामोशी से रोशन लग रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था। ये राज यहीं ख़त्म हुआ और इसके साथ एक नई शुरुआत हुई, सर हमज़ा के लिए, इस हवेली के लिए और शायद मेरे लिए भी। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफ और राज से भरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली रात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शब ए खैर।